आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो चलो जरा सा फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। पहले समझ ले फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये समझते हैं। उसके बाद फिर आते हैं। तो पहला आता है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी आप किसको बताते हो? तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी आप जो सोच सकते हो, तो ऐसा कुछ भी जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको आप क्या बताओगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दैट एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आया? तो आप मास को मेजर कर सकते हो, क्या हो गया ये? फिजिकल क्वांटिटी। आप टाइम को मींस क्या होता है? आप लेंथ को मेजर कर सकते हो, आप टाइम को मेजर कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, मतलब जो भी आप क्वांटिटी, आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हो। तो इसी तरह से इतना ही नहीं है, तो आप क्या होता है अमाउंट ऑफ मैटर को मेजर कर सकते हो। तो जो कुछ भी अगर आप मेजर कर पाओगे तो ऐसे किसी भी क्वांटिटी को आप क्या बताओगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आ गया। अब फिजिकल क्वांटिटी के बाद अब इसकी हम बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो। फंडामेंटल, क्या बोलते हो? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा क्या आता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल मतलब क्या होता है? जो अपने दम पे खड़ा हो, जिसको किसी दूसरे का हेल्प ना लगे, जो दूसरे किसी के भरोसे ना पैदा हो, ऐसे क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मतलब अगर इसका हम डेफिनेशन आपको लिख के दें तो डेफिनेशन क्या होगा? Those physical quantity that do not require help of any other quantity to express them। मतलब ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, स्पीड हो सकता है, मास हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, कुछ भी। आप जितने चीजें पढ़े हो सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वो सारा का सारा मेजरेबल है। लेकिन अब इन सारे फिजिकल क्वांटिटी में कुछ क्या होता है? दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर दूसरे का हेल्प ना मिले तो ये लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब क्या कि यहां से उनके बारे में आप कुछ भी स्टडी नहीं कर पाएंगे विदाउट हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज। तो यहां क्या आता है? तो फिजिकल को फंडामेंटल में क्या लिखा आप? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not require help of other quantity, require help of other quantities to express them, quantities to express them। ऐसे क्वांटिटीज को आप क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इस क्वांटिटी में क्या आता है? ऐसा यूनिट के जो भी क्वांटिटीज आपके पास है जो फंडामेंटल, देखो जरा सा, क्या आप मास बोलते हो? मास क्या लिखते हो आप? मास। तो ये क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप अगर बात करते हो क्या? इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इस तरह से आप क्या बोलते हो? लेंथ की बात कर लो, लेंथ, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्योंकि इनको एक्सप्रेस करने के लिए इनका खुद का यूनिट है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब आप बात करते हैं क्या? डिराइव्ड। आप क्या बात करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो डिराइव मतलब आप क्या बोले? डिराइव्ड क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे क्वांटिटी का आपको हेल्प लेना पड़े, ऐसे क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देखो जरा सा, तो यहां पे क्या बोलते हैं? तो एनी फिजिकल क्वांटिटी that depend on other quantities, अदर क्वांटिटीज का मतलब समझे? मतलब अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अदर क्वांटिटीज का मतलब क्या हो रहा है? देखो अदर क्वांटिटीज किसका मतलब? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का अगर आप हेल्प लोगे तभी आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हो, इसके बिना आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो वही लिख रहे हैं क्या? एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस देम are called
डिराइव्ड क्वांटिटीज, शॉर्ट में लिख देते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बोलोगे सर थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताइए तो समझ में आ जाएगा। एरिया, तो एरिया का क्या होता है पता है ना आपको। एरिया का अगर आप स्क्वायर का हो, ट्रायंगल का हो, किसी का भी हो, हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। आप क्या लिखते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ के लिए भी आप मीटर लिखते हो, ब्रेथ के लिए भी मीटर लिखते हो। मतलब अगर एरिया का खुद का कोई यूनिट हुआ नहीं हुआ, क्यों कैसे, आप बोलोगे सर इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको लेंथ का क्या करना पड़ेगा, यूनिट लेना पड़ेगा, और विदाउट लेंथ के यूनिट का हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरे के एग्जांपल दे, डेंसिटी, डेंसिटी क्या बोलते हो, मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए आप लिखोगे केजी एंड वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब देखो वॉल्यूम को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमको मीटर क्यूब लेना पड़ा, मतलब लेंथ का हेल्प लेना पड़ा। मीटर के लिए, वॉल्यूम के लिए अपना नहीं था, कुछ अपना नहीं था, मतलब किसका था, ये हमको लेंथ का हेल्प लेना पड़ा, L इंटू एल इंटू एल, लेंथ क्यूब। तो ये आपके पास देखो जरा सा, ये अगर आप प्रेशर की बात करो, प्रेशर इक्वल्स टू, प्रेशर क्या बोलते हो, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे, न्यूटन, और ये क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर। तो देखो न्यूटन भी फंडामेंटल नहीं है, मीटर स्क्वायर भी फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि आपके पास है कौन सा, लेंथ फंडामेंटल है। लेंथ मतलब क्या, आप लेंथ मतलब मीटर समझ लो। तो लेंथ फंडामेंटल है, आपके पास क्या होता है, एरिया फंडामेंटल नहीं है। आपके पास क्या होता है, फोर्स फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि फोर्स आपके पास क्या होता है, फोर्स का डेफिनेशन आपको वीडियो में दिया हुआ है एक, वहां से आप देखना, फोर्स का वीडियो है, 2 वीडियो आपके पास है फोर्स का, वहां से आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये फंडामेंटल नहीं है। तो मतलब क्या, अगर आपको प्रेशर को एक्सप्रेस करना है, तो प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को नहीं लेते हो तो आप प्रेशर को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो मतलब समझ गए, तो वो सारे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस होंगे, वैसे क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा अब आता है क्या, ये समझ लो, अगर हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिखना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो इसके लिए जरूरी क्या है। तो देखो इसके लिए जरूरी क्या है, ये हमको समझना है। समझना क्या है, इसमें एक और वर्ड आता है क्या, यूनिट। यूनिट समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यूनिट किसको बोलते हैं, यूनिट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यूनिट के बारे में डिटेल समझना स्टार्ट करेंगे, फिर समझेंगे फिटनेस फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए क्या क्या चाहिए। तो अब आता है क्या, यूनिट। यूनिट, तो यूनिट समझने के पहले हमको एक वर्ड समझना है क्या, मेजरमेंट। क्योंकि मेजरमेंट हमेशा ही, देखो मेरा किसी वीडियो में देखोगे, यूनिट समझाने के पहले आपको हम मेजरमेंट जरूर समझाते हैं। तो मेजरमेंट क्या है, एक कंपैरिजन। मेजरमेंट मतलब क्या, मेजरमेंट मतलब कुछ भी नहीं, क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, अननोन चीजों का। जब आप नोन चीज के संग कंपेयर करोगे तो इस कंपैरिजन को आप क्या बोलते हो, मेजरमेंट। आप डेफिनेशन भी ऐसे लिखते हो, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट टू अननोन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मेजरमेंट। लिख देता हूं मैं, comparison of an unknown object। unknown का मतलब जिसका आपको मेजर पता ना हो, यहां इस सेंस में यूज किया जा रहा है। unknown object to a fixed known object is called मेजरमेंट। मैं समझाता हूं, इसको अच्छी तरह समझो, मेजरमेंट। तो ये अब मेजरमेंट तो समझ में आ गया। आप बोले सर हाँ सर समझ में आ गया, क्या आता है, ये कंपैरिजन है। किसी भी अननोन चीजों को जब हम नोन चीज के संग कंपेयर करते हैं, तो इस कंपैरिजन को हमने एक वर्ड दे दिया, एक टर्म दे दिया, वो कंपैरिजन क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। बोले थोड़ा समझाइए तो ज्यादा समझ में आया, तो बिल्कुल समझाते हैं। देखो करना क्या है, जैसे मान लो आपके पास क्या होता है, मीटर टेप है, आपको 1 मीटर का कपड़ा चाहिए। आप क्या करते हो, एक एंड पे क्या रखे, उस मीटर टेप को रखे और खींचते हुए लेके गए 100 का जहां पर रीडिंग आया, आप वहां से कपड़ा काट दिए। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर। 1 मीटर कैसे पता चला, क्योंकि आपके पास जो टेप था, वो टेप वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया हुआ टेप है। ये पूरा स्टैंडर्ड वैल्यू टेप है जो पूरे वर्ल्ड में एक साइज का होता है। तो पहले से आपको पता है कि अगर मेरा इतना बड़ा मेजरमेंट लेते हैं तो ये 1 मीटर का होना है। सपोज करो दुकान में गए आप, थोड़ा सा चावल आप ले लिए। अभी आपको जब चावल इनिशियली लिए हो तो आपको पता है कि क्या मेजर है उसका, आप बोलोगे सर नहीं। आपने क्या किया, लोहे का देखो एक टुकड़ा रखा रहता है, वहां पे लोहे का एक वेट रखा रहता है। आजकल तो नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा, लेकिन पहले देखना, पहले मिस रखा रहता था। आप क्या करते हो, अपना क्या लिए, बैलेंस लिए, एक पैन पे क्या करे, ये लोहे का टुकड़ा रखे,
और दूसरे पैन पे क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को रखे। अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या करते, उसमें से निकाल लेते थे, कम हो गया तो और उसके अंदर क्या करते थे, सामान को डाल के। जब दोनों इक्वल हो जाता था, इक्वल मतलब क्या, इस लोहे का टुकड़े के बराबर जब आपका चावल का क्या हो गया, वजन हो गया, तो आपने बोला कि ये 1 kg का हो गया, 2 kg का हो गया। तो क्योंकि पहले से मेरा वो लोहे का टुकड़ा पता था ये 1 kg का है या ये 5 kg का है, और उसके संग हमने कंपेयर किया, तो ये क्या हो गया, मेजरमेंट। अब क्या होता है, यूनिट। देखो जरा सा, लोहे का टुकड़ा आप जो ले रहे थे पहले से नोन था, तो यूनिट क्या होता है, सेम वैसा ही डेफिनेशन देंगे। जिस नोन ऑब्जेक्ट के संग आप अननोन ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो उसको आप क्या बताते हो, यूनिट। यूनिट अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखेंगे, नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी with which an unknown quantity is measured या is compared किस बात के लिए, compared to measure it, compare किस बात के लिए करो आप, to measure it is called unit। तो ये यूनिट भी समझ में आ गया, मेजरमेंट भी समझ में आ गया। अब देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो मैथमेटिकली मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा आसानी से समझोगे, फिर इसके बाद हम टर्म्स में लिख भी देंगे लैंग्वेज में। देखो अगर सपोज करो मेरे पास एक पी है फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट। अगर सपोज करो आपके पास एक पी है फिजिकल क्वांटिटी, तो ये किसके इक्वल होगा, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला चाहिए आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज करो हमने n ले लिया, इसके लिए n क्या स्टैंड, n स्टैंड्स फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 2 10 20 जो भी है दैट इज। और एक चाहिए कि आपके पास यूनिट, यू हमने क्या स्टैंड करा, यूनिट के लिए। तो ये जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को लिखना हो तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू टू थिंग, फर्स्ट वी हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अदर इज द यूनिट। जैसे आप दुकान जाते हो बोलते 2 kg चावल दो या 500 ग्राम चावल दो, तो 2 kg चावल दो, इसमें 2 वर्ड यूज करो, 2 भी यूज करो, 2 kg। आप क्या बोल रहे हो, 2 kg चावल दो। तो यहां देखो दो पार्ट में है, ये एक 2 है और दूसरा क्या है, kg। आप kg क्या है, kg है यूनिट, और 2 क्या है, 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको दो टर्म्स, दो चीजें की रिक्वायरमेंट है। पहला तो जो चीजें हैं आप क्या बोलोगे, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। आपसे पूछता है व्हाट आर रिक्वायरमेंट फॉर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी या व्हाट आर रिक्वायरमेंट टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। सो देयर आर 2 रिक्वायरमेंट टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यू नीड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड अदर इज क्या हो जाएगा, यूनिट। तो ये दो चीजें आपको जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो जरा सा, यूनिट की बात तो हम कर लिए थे, अब यूनिट के बाद हम लोग बात करेंगे क्या, यूनिट को आपने कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो आप बोलोगे सर यूनिट को दो तरीका है, स्टैंडर्ड और दूसरा मेरे पास कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड, आप बोलोगे यहां भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड वाली बात आ गई। हाँ देखो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, पहले ये समझ लो। देखो स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, ऐसा जिसका साइंटिफिक बेस हो, जो एक ट्रू वैल्यू कंटेन करते हो, हर एक जगह कैसा यूनिफॉर्म हो, कन्वीनियंट हो, इसको आप कैसा बोलते हैं, स्टैंडर्ड। और नॉन स्टैंडर्ड, तो देखो नॉन स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं फिर समझाता हूं। नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या, एक ऐसा वैल्यू जो आपने एडॉप्ट करा है जिसका साइंटिफिक बेस नहीं था। ऐसा नहीं कि साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, या एक प्रॉपर ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक प्रॉपर ऐसा वैल्यू जो पूरे के पूरे दुनिया में एक संग यूज करता हो और जिसका वैल्यू पूरे हर एक जगह एक जैसा हो। तो ऐसा तो नहीं था। देखो इनिशियली क्या होता था, जब हम लोग 100-200 साल पहले की बात करें तो मेजरमेंट तो उस समय भी था, चीजों को हम लोग मापतोल करते थे, मेजरमेंट का तरीका भी हम लोगों ने ढूंढ रखा था। लेकिन ये तरीका कैसा था, ये तरीका था नॉन स्टैंडर्ड। मतलब उस समय हम लोग क्या क्या यूज करते थे, फुट स्टेप का यूज कर लेते थे, हैंड स्पैन का यूज कर लेते थे, हैंड स्पैन का यूज कर लेते थे, फुट स्पीड यूज किए, हैंड स्पैन यूज किए, क्यूबिट का यूज किए, बाम्बो का यूज कर लिए,
बाम्बू का यूज कर लिए, स्टिक का यूज कर लिए। तो ये सारा क्या करते थे आप यूज करते थे, और इन सारे तरीकों का यूज करके हम लोग मेजरमेंट फाइंड करते थे। और ये कैसा था, नॉन स्टैंडर्ड। मतलब क्या, ये सारे कुछ ऐसे यूनिट थे जिनका वैल्यू क्या था, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस क्या करता था, वैरी करता था। सपोज करो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या किया, एक पर्टिकुलर यूनिट को अडॉप्ट कर लिया, या एक बड़ा सा पत्थर ले लिया, इतना बड़ा सा स्टोन ले लिया, और उस स्टोन को उसने क्या डिसाइड कर लिया कि ये 1 kg का होगा, या ये 2 kg का होगा, या 5 kg का होगा, कुछ भी। अच्छा, अब देखो ये तो आपने अडॉप्ट करा है, एक पर्टिकुलर एरिया का पीपल ने अपने कन्वीनियंट के लिए मींस क्या किया, अडॉप्ट करा। लेकिन फिर यही वैल्यू जब दूसरे एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, हम ए प्लेस की बात करते हैं, फिर जैसे ये प्लेस बी पे ये मूव करेंगे, हम क्या देखेंगे, वहां के लोगों ने क्या किया है, एक अलग साइज का स्टोन क्या किया है, ले रखा था, और वो लोग इसको बेस मानकर क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। मतलब हम ये देखिए, क्या जैसे हम प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, ये जो मेरा मेजरमेंट का तरीका था, वो तरीका क्या होता था, चेंज हो जाता था, उनके वैल्यू में डिफरेंस आ जाता था, जिसके वजह से होता क्या था, बहुत ज्यादा क्या होता था, अनकन्वीनियंस फील हो जाता था। क्यों फील होता था, सपोज करो आपने एक पर्टिकुलर एरिया से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और वहां से मेजरमेंट आपने करके भेजा। जब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये दूसरे एरिया पे गया, एरिया बी पे गया, तो वहां जाकर पता चला इसका मेजरमेंट या तो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। अगर मेजरमेंट इंक्रीज हो गया तो वहां के लोग तो क्या हो गए, मिस वेलकम करेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा मिला सामान। लेकिन जैसा ये वैल्यू क्या हो गया, दूसरे जगह पे जाने के बाद ये क्या किया, इसका मेजरमेंट डिक्रीज कर गया, वैल्यू डिक्रीज कर गया, वहां क्या होता था, प्रॉब्लम होता था। तो देखो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये क्या होता था, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। क्योंकि जैसे जैसे होता गया, ये कि देखो साइंटिफिक बेस तो था नहीं, अपने मन से एक एडॉप्ट कर लेना है, तो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। दूसरी बात क्या थी, प्लेस टू प्लेस जो था, ये वैल्यू क्या करता था, वैरी करता रहता था। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जो था, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इससे काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने लगी। और इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए फिर बाद में क्या होने लगा, लोग सोचने लगे कि अपने पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी वैल्यू हर एक जगह एक समान होनी चाहिए। हर एक जगह का मतलब है क्या, एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट या एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो एक जैसा वैल्यू कंटेन करता हो, ऐसे यूनिट की क्या होने लगी, बात होने लगी। तो फिर क्या हो गया, जाके अपने पास स्टैंडर्ड यूनिट का डेवलपमेंट आया। अभी देखो स्टैंडर्ड यूनिट की खासियत क्या थी, तो सबसे पहले जो पहली खासियत थी, ये कैसा था, कन्वीनियंट था। कन्वीनियंट था मतलब क्या था, इसको यूज करने के लिए आपको बड़ा लंबा चौड़ा कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं करना होता था, ये आप आराम से यूज कर लेते थे। दूसरा क्या था, कंफर्टेबल था। ये क्या था, रिलायबल था। रिलायबल था, तो रिलायबल क्यों था, क्योंकि ये इसका एक साइंटिफिक बेस था। ये कोई अपने मन से, ये एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मिलके एक पर्टिकुलर सिस्टम को इन्वेंट करा था, और इसको पूरे दुनिया ने अडॉप्ट करा था। तो इसलिए कैसा था, ये रिलायबल था। और जो तीसरा बात, इसकी जो सबसे अच्छी बात थी, कोई भी यूज कर सकता था और आराम था। और जो तीसरी बात थी, इसको कन्वर्ट किया जा सकता था। कन्वर्ट मतलब क्या, लोअर यूनिट्स को हायर में और हायर यूनिट्स को लोअर में कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट की खासियत थी। स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया, ये यूनिफॉर्मिलिटी ला दिया। तो यूनिफॉर्म हो गया आपका मेजरमेंट, आपका सिस्टम यूनिफॉर्म हो गया। और फिर क्या हो गया, ये सिस्टम क्या हो गया, ये सारे के सारे सिस्टम क्या हो गए, अब यूज में नहीं है, क्योंकि ये कैसे थे, रिलायबल नहीं थे, ये अनमिस क्या था, कन्वीनियंट नहीं थे। और जो सबसे बड़ी बात थी कि ये क्या था, साइंटिफिक बेस नहीं था इनका। तो इसलिए अब ये सारे के सारे सिस्टम को क्या किया गया, मींस रिजेक्ट कर दिया गया। अब इनमें से कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है स्टैंडर्ड। अब देखो स्टैंडर्ड को जो आप एक्सप्रेस करोगे, यहां पे 3 सिस्टम आप एक्सप्रेस करते हैं। 3 सिस्टम मतलब मेजरमेंट का, देखो जरा सा मैं बात कर लेता हूं। तो 3 सिस्टम अपने पास आ गया। पहला आता है क्या, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। देखो जरा सा, सीजीएस, दूसरा एफपीएस, और तीसरा आता है क्या, एमकेएस। देखो अब एमकेएस नाम से भी इसको नहीं आता, फिर एमकेएस भी समझाता हूं, इसके बाद फिर समझाने की कोशिश करेंगे। ये अभी एमकेएस नाम से भी नहीं आते। ये क्या होता है, ऐसा सिस्टम। इनिशियली देखो ये तीनों के तीनों सिस्टम, आप एक चीज देख रहे होंगे, इन तीनों सिस्टम को जब डेवलप किया गया था, इसमें जो फंडामेंटल यूनिट था, 3 फंडामेंटल यूनिट को रखा गया था, और उन्हीं को बेस मानकर फिर बाकी के यूनिट्स को डेवलप किया गया था। और इसमें किन किन को रखा गया था, लेंथ,
लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों के हिसाब से क्या किया गया है, इनका नाम दे दिया गया है सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। अभी मैं जब बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तीन को स्टैंडर्ड रखा गया था, इन तीन को फंडामेंटल रखा गया था, और बाकी के जितने भी यूनिट थे इन तीन के हेल्प से ही क्या किया जाता था, डिराइव किया जाता था। फंडामेंटल एंड डिराइव सिखाया था ना आपको, तो इन तीन के हेल्प से ही क्या किया जाता था, उसको डिराइव किया जाता था। जैसे सीजीएस सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे हमको छोटे यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमने डेवलप किया गया था। और यहां पे लेंथ के लिए क्या सबसे पहला जो था, लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर देखो यहां से सी अडॉप्ट किया गया, सी लिख दिए। मास के लिए क्या था, मास के लिए था ग्राम था, तो ग्राम था ये जी, तो यहां से मिला सी जी और एस, और टाइम के लिए यहां पे क्या था, सेकंड था, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, सी जी एंड एस सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो इन्हीं तीनों को फंडामेंटल सिर्फ रखा गया था। बाद में जाके फिर जैसे जैसे क्या हो गया, एडवांस होता गया साइंस, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, कुछ और यूनिट को भी ऐड करता चला गया। लेकिन सीजीएस में नहीं ऐड किया, एफपीएस में नहीं ऐड किया, एमकेएस सिस्टम में फाइनली जाके कुछ यूनिट को ऐड किया था, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। अब देखो जरा सा एफपीएस सिस्टम की बात करो। एफपीएस सिस्टम में अभी बोलते हो ना क्या, आपका अगर आपसे कोई हाइट पूछे तो अभी हम लोग बोलते हैं क्या 5 फुट, 6 फुट, 6 फुट 2 इंच, इस तरह से। तो ये फुट वाला कौन सा, आपको सेंटीमीटर में बोलना चाहिए था या आपको मीटर में बताना चाहिए था, लेकिन हम क्या बोलते हैं 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच। तो ये फुट कहां से आया, मतलब एक सिस्टम और भी है अपने पास, ये वो सिस्टम है कौन सा, एफपीएस सिस्टम। और इस एफपीएस सिस्टम को आप क्या बोलते हो, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हो, क्योंकि वही यूज किया जाता था। और ब्रिटिश के इंडिया में आने के बाद क्या हो गया, यहां भी इस सिस्टम को हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्ली यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां देखो जरा सा, लेंथ के लिए अगर आप बात करोगे, सबसे पहले देखो लेंथ के लिए यूज करते हैं। लेंथ के लिए अगर बात करोगे तो क्या होता है, फुट, ये आपके पास आ गया। तो यहां से एफ स्टैंड हो गया, किसके लिए, लेंथ के लिए। अच्छा अगर आप मास के लिए बात करो तो क्या होता है, पॉन्ड, पॉन्ड, तो ये पी, एफ पी, और टाइम के लिए ऑब्वियसली, टाइम के लिए जितने भी मींस आप सिस्टम ले लो, हर एक में क्या होता है, सेकंड ही हम टाइम के लिए यूज करते हैं। तो यहां भी टाइम के लिए क्या आ गया, सेकंड आ गया। अच्छा अब आते हैं एमकेएस सिस्टम में, यहां भी तीन को ही बेस माना गया, लेंथ, मास और टाइम को। देखो जरा सा, तो आपने लेंथ के लिए क्या, लेंथ के लिए मीटर का यूज कर दिया, लेंथ के लिए मीटर का, तो यहां से एम अडॉप्ट किया गया। मास के लिए क्या यूज कर दिया, किलोग्राम, किलोग्राम, तो किलोग्राम की यहां से अडॉप्ट किया गया। और टाइम के लिए ऑब्वियसली आपको पहले ही बता चुके हैं, हर एक सिस्टम, जितने भी आप सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लोगे, हर एक सिस्टम में क्या होगा आपके पास, टाइम के लिए क्या होगा, सेकंड का यूज किया गया, सेकंड का यूज किया गया। अब देखो जरा सा, अब यहां पे क्या गया, इसके संग संग इसमें क्या किया, कुछ और यूनिट को ऐड कर दिया गया। और उस ऐड करने के बाद इस पर्टिकुलर जो एमकेएस सिस्टम था, उसको अब क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या क्या ऐड कर दिया गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या बोलते हो आप, केल्विन, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या बोल दिया, मोल, ये आपके पास यूनिट ऐड कर दिया गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, तो इसके लिए क्या हो गया, कैंडेला, कैंडेला। तो इस तरह से क्या हो गया, ये यूनिट ऐड कर दिया गया। और ऐड करने के बाद अब ये एमकेएस सिस्टम ने, ये क्या कहलाता है, एसआई सिस्टम कहलाता है। क्योंकि जब तक ये सिर्फ 3 को रखा गया था इसमें फंडामेंटल यूनिट के तौर पे, देखो फंडामेंटल हम बार बार आपको मेंशन कर रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट के तौर पे जब तक सिर्फ 3 को रखा गया था तब तक इसको एमकेएस सिस्टम ही बुलाया जाता था। लेकिन जब इसमें और भी कुछ सिस्टम को ऐड करके, और भी कुछ यूनिट को ऐड करके एज ए फंडामेंटल यूनिट ऐड जब कर दिया गया, तो इन तीनों के अलावा अब ये सारे भी और भी 1-2 हैं, तो उन सबको ऐड करके इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया। व्हाट इज दैट, एसआई सिस्टम। अब देखो जरा सा, अब लोगों की एसआई सिस्टम जो है ये सबसे कन्वीनियंट है। इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका जो सिस्टम है, ये जो एसआई सिस्टम है, इसका बेनिफिट ओवर अदर सिस्टम क्या क्या है। तो एसआई सिस्टम का देखो ढेर सारा बेनिफिट है। पहला जो बेनिफिट है, पहला जो है एसआई सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, या व्हाट आर द, आपको क्वेश्चन आ सकता है क्या, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एसआई सिस्टम ओवर अदर सिस्टम, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसआई सिस्टम। तो ये जो स्टैंडर्ड के बारे में पढ़े थे केवल उसी तरह का, ये सबसे पहला जो क्या साइंटिफिकली,
साइंटिफिकली ये डिराइव्ड है, मतलब किसी एक आदमी ने नहीं, किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक संग एक एग्रीमेंट के संग अगर एग्री हुए हैं कि हाँ ये प्रॉपर मेथड है एक प्रॉपर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का, तभी जाकर इन सिस्टम को क्या किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, साइंटिफिकली इसको डिराइव किया गया है। दूसरा जो आप बात करें कि रिलायबल है, रिलायबल है। तीसरा जो बात करते हैं मतलब क्या इसके ऊपर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि बार बार चेक करने के बाद, बार बार साइंटिफिक प्रोसेस अप्लाइड करने के बाद इसको क्या किया गया है, डिराइव किया गया है। तीसरा बात जो आप करते हैं यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब क्या, आप समझे नहीं। यूनिवर्सल का मतलब है क्या पूरे दुनिया में इसी सिस्टम को यूज किया जाता है और इसी सिस्टम के थ्रू जो जो यूनिट है उन्हीं को पूरा दुनिया यूज करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही वैल्यू का, मतलब 1 केजी का वैल्यू अपने यहां जितना होगा अमेरिका में ही 1 केजी का वैल्यू उतना ही होगा, या 1 मीटर अपने यहां जितना होगा जर्मनी में भी वो 1 मीटर का लेंथ उतना ही होगा, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। तो ये हो गया आपके पास यूनिवर्सल है। अच्छा, फोर्थ नंबर जो है आपके पास, ये जो बहुत जरूरी पॉइंट है, कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट है मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करना है, लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन नहीं करना मतलब आप इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, अगर आपको मीटर टेप यूज करना है, क्या उसके लिए कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि 0 से लेके 100 तक का मार्किंग क्या होता है, 100 तक का मार्किंग ये 1 मीटर का है, तो इसको आप आराम से यूज कर लेंगे। आपके पास सपोज करो 1 केजी का अगर आपके पास लोहे का टुकड़ा है तो उसको यूज करना क्या कोई टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। और जो थोड़ा बहुत टफ भी है जिसमें फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, फॉर्मूला यूज करो, 2-4 बार बताने के बाद वो क्लियरली समझ में आ जाता है। तो ये कैसा कन्वीनियंट है, कोई भी यूज कर सकता है। और जो 5th पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूं, क्या हो सकता है, इसमें लोअर यूनिट को मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स, हर एक के मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, तो जितने भी यूनिट आपको मिलेंगे उनके सब के आपको मल्टीपल्स मिलेंगे, सब मल्टीपल्स मिलेंगे। मतलब लोअर यूनिट को आप हायर में और हायर यूनिट को आप क्या कर सकते हैं, लोअर में। बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो रहा ऐसा सिस्टम जो है, ऐसा सिस्टम का एडवांटेज रहा ओवर द अदर सिस्टम। देखो अब जरा से हम लोग सीखते हैं क्या, रूल्स फॉर राइटिंग द एसआई यूनिट। ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ सकते हो, क्योंकि ये आपको बार बार काम लगना है, सिर्फ अभी की क्लास में नहीं, बाद में भी आपको ध्यान में रखना है कि रूल्स कैसे लिखना है। देखो केमिस्ट्री में अगर आपको यूनिट्स के लिए कुछ लिखना होता है वहां रूल समथिंग अलग है, यहाँ फिजिक्स के लिए क्या होता है, कुछ कुछ रूल्स बिल्कुल अलग हैं और वही सीखना है। जैसे पहला रूल की अगर बात कर लें, नेम ऑफ यूनिट्स are always written in small letter। अच्छा स्मॉल लेटर में कैसे, मतलब अगर आपको सपोज करो मीटर लिखना है तो आपको मीटर, METRE मीटर, आप कैपिटल नहीं कर सकते इसको। अगर न्यूटन लिखना है तो आपको न्यूटन स्मॉल से ही स्टार्ट करना होगा। तो नेम आप क्या करोगे, हमेशा स्मॉल में लिखोगे, आइदर वो साइंटिस्ट का नाम हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो, तो जितने भी यूनिट्स है आपको स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा रूल इसी के संग आता है कि अगर हमको किसी भी यूनिट के लिए सिंबल लिखना हो, इफ symbols of unit are always written in small letter except name of scientist। कौन सा, नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का अगर आपके पास नाम है तो देखो आप क्या बोले कि अगर हमको नाम लिखना है तो नाम हमेशा ही स्मॉल लेटर में लिखना होगा, वो साइंटिस्ट के नाम का यूनिट हो या नॉर्मल यूनिट हो, जो भी हो आपको स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। दूसरा अगर आप बोलते हो क्या, अगर आपको सपोज करो मीटर के लिए लिखना है, मीटर, तो मीटर के लिए आप क्या लिखोगे, एम, स्मॉल एम। आपको कहते हैं किलोग्राम किलोग्राम के आप क्या लिखोगे, केजी, स्मॉल में लिखोगे हमेशा। लेकिन अगर सपोज करो आपको लिखना क्या हो, न्यूटन क्या होता है, फोर्स का है, तो न्यूटन अगर आपको लिखना हो तो आप लिखोगे क्या, एन। आप बोलोगे सर क्यों, अभी तो स्मॉल लेटर में लिख रहे थे, इसको हमको कैपिटल लेटर में क्यों लिखना है?
क्योंकि रूल्स ये है कि अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे किसी यूनिट को रखा गया है तो उसके नाम को लिखते समय तो आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके लिए हमको सिंबल लिखना हो तो सिंबल आप कैसे यूज करोगे, आपको कैपिटल लेटर में। अगर आपको जूल लिखना हो तो आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर लिखना होगा, आप स्मॉल लेटर का यूज नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास। अब आप तीसरा पॉइंट की बात करते हैं क्या। अब सपोज करो, देखो यूनिट आप 2 तरीके से लिखते हो, एक तो फंडामेंटल यूनिट, दूसरा क्या होता है फंडामेंटल के लिए 2, तीसरा रूल यहां पर आ सकता है। तीसरा रूल की बात कर लें, देखो फंडामेंटल के लिए तो सिंपल है, एक एक क्वांटिटी अपना एक ही यूनिट आता है। लेकिन अगर किसी डिराइव्ड यूनिट के लिए अगर आप यूनिट लिखते हो, सिंबल लिखते हो, और सिंबल डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, 2 और मोर क्वांटिटी को लेकर डिराइव किया जाएगा। जैसे मैं सपोज करो, अगर हमको लिखना हो क्या न्यूटन मीटर, अगर हमको लिखना हो क्या न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर के लिए आप सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, न्यूटन या तो आप डॉट देके लिखो मीटर, एम कैप में जो जैसा था सिंबल वैसा यूज करेंगे, या इसको सिर्फ क्या कर लो न्यूटन मीटर ऐसा लिखो, या डॉट देके आप क्या करोगे लिखना पड़ेगा। अगर ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, और अगर ये डिवाइड फॉर्म में, जैसा अगर आप प्रेशर के लिए बात करो क्या होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन बाय क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो आप इस तरह से नहीं, आप इसको क्या करोगे, अगर डिवाइड फॉर्म में है, अगर आपका डिराइव्ड यूनिट मींस क्या होता है डिवाइड के फॉर्म में है, तो आपको क्या लिखना होगा इनवर्स के फॉर्म में लिखने का, न्यूटन क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखना होगा। आपके पास जो भी पावर रहेगा उसको माइनस में डाल के क्या होगा इस तरह से लिखना रहेगा। तो ये आपके पास क्या होता है तीसरा रूल। देखो फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो फोर्थ रूल आपके पास ये है कि अगर आप यूनिट लिखते हो, अगर यूनिट आपके पास सपोज करो प्लूरल फॉर्म में है, जैसे मान लो मैं समझाता हूं, आप बोलते हो कि 5 मीटर्स 10 केजीज 10 न्यूटन्स, तो देखो लिखते समय तो आप लिख सकते हो प्लूरल फॉर्म में। जैसे मैं समझाता हूं, अगर आपको यूनिट लिखना है वर्ड में लिखना है, आप बोलते हो क्या 10 न्यूटन्स, ये तो आप लिख सकते हो लिखते समय 5 मीटर्स। लेकिन अगर आपको लिखते समय तक ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए सिंबल लिखने जा रहे हैं तो सिंबल आप कभी भी क्या कर सकते हो मींस प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब आपको 10 न्यूटन ही लिखना पड़ेगा, आपको 10 न्यूटन्स नहीं लिख सकते, आप 10 न्यूटन्स लिख सकते, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आप 5 मीटर्स लिख सकते हो, अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो ठीक है 5 मीटर चलेगा, लेकिन अगर आपको सिंबल लिखना है तो आपको 5 मीटर्स नहीं लिख सकते, आप 5 मीटर्स नहीं लिख सकते, आपको 5 मीटर ही लिखना पड़ेगा। मतलब जो सिंबल है दैट आर ऑलवेज रिटन इन द क्या हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म। क्यों सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि देखो आप इसके संग जब भी कोई दूसरा वर्ड अटैच करोगे उसके लिए क्या हो जाएगा इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे आप 5 मीटर्स लिखिए, आप बोलोगे सर मीटर्स फॉर्म में लिख दिया, लेकिन एस किसके लिए स्टैंड करता है, एस सेकंड के लिए स्टैंड करता है, तो अब ये लेंथ का यूनिट नहीं रहा, ये यूनिट समथिंग डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए क्या करते हैं आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हो। एक और रूल की हम बात करेंगे, रूल ये है, ये फोर्थ रूल था, ये फिफ्थ रूल की हम बात करेंगे, और कोई रूल हम बताएंगे नहीं क्योंकि इतना ही आपको जानना है और यही मेन पॉइंट्स है रूल्स यूनिट्स लिखने का रूल्स जो है। अब लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगर सपोज करो आपके पास 5 मीटर आपने कभी लिखा, तो जब भी आप सिंबल लिखोगे किसी भी यूनिट के लिए इसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर ये सेंटेंस के एंड में आता है। अगर देखो सेंटेंस के एंड में आता है लास्ट में तो फिर आप फुल स्टॉप दे सकते हो, क्योंकि ये तो रूल्स है कि आपको सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देना पड़ेगा। लेकिन सेंटेंस के क्या होता है बिगिनिंग में, सेंटेंस के मिडिल में या एंड से पहले कहीं भी अगर रहता है तो किसी भी यूनिट के पहले आप बात क्या करते हो फुल स्टॉप नहीं दे सकते। आप 10 न्यूटन लिख के आप फुल स्टॉप नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक मीनिंग होता है। तो इस चीज को याद रखना। तो क्या क्या रूल हुआ, 2 3 5 रूल आपके पास। पहला रूल क्या बोले आप कि आप जो सिंबल्स हैं उसको लिखते समय तो स्मॉल लेटर में लिखना होगा, साइंटिस्ट का नाम हो या जिसका भी हो। लेकिन अगर आप सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे, मैं रिवाइज करता हूं फटाफट, सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, जो आपके पास नॉर्मल यूनिट है उसको स्मॉल लेटर में लिखना होगा, जो साइंटिस्ट का नेम है उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा आपने क्या बोला कि अगर आपके पास साइंटिस्ट है, अगर डिराइव्ड फॉर्म में है, डिराइव्ड यूनिट का अगर आप जब लिखना स्टार्ट करोगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए, तो अगर आपके पास मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो या तो आप डॉट डाल के लिख लो या दोनों को एक संग लिख लो। अगर आपके पास डिवाइड फॉर्म में है तो आप क्या करोगे इनवर्स डाल के उसको लिखोगे। अगर आपके पास प्लूरल है तो आप प्लूरल नहीं लिख सकते, सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। और क्या होता है आपके पास ये फुल स्टॉप आप नहीं दे सकते हैं। तो ये आपका जो था फर्स्ट पार्ट वीडियो का कंप्लीट हो चुका है।